हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनती है और मैं आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने परम्यूटेशन के टॉपिक को कल द एंड किया था। हमने सब चीज़ बहुत अच्छे से बेसिक टू हाई सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सीखे थे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन। और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कॉम्बिनेशन से ही हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमें कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हालांकि परम्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबके बात करें तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कॉम्बिनेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जिस दिन हमने परम्यूटेशन की शुरुआत की थी उसी दिन वैसे मैंने आप सबको बताया था एग्जाम्पल देख के कि क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो हमने वहां से एक चीज लिखी थी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का सिलेक्शन करना। क्या होता है? किसी चीज़ का सिलेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, उस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? 40 स्टूडेंट्स। और मेरे पास एक टूर्नामेंट हो रहा है, लॉन टेनिस का या क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हो रहा है और मुझे उस क्लास में से सिर्फ 4 लोग चाहिए। तो मैंने बोला कि उस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 32। उस क्लास में कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं, लेकिन मेरे को 4 बच्चे सेलेक्ट करने उस क्लास में से, क्योंकि क्रिकेट खेलने का कंपटीशन होने वाला। मतलब इस 32 में से मैं कितने लोग सेलेक्ट करूंगी? 4 लोग सेलेक्ट करूंगी। तो यही हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन। किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन। सबको ये बात क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर एलिमेंट्स फ्रॉम एन एलिमेंट्स। मतलब मेरे पास एन एलिमेंट्स है, उसमें से मेरे को आर एलिमेंट्स क्या करने हैं? सेलेक्ट करने हैं। एन यहाँ पे 32 है, आर ये 4, मतलब 32 लोगों में से मेरे को 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेशन करूंगी? तो इसका जो कैलकुलेशन है वो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्या फैक्टोरियल होता है, क्या एनआर, हम सब ये चीज़ परम्यूटेशन में सीख चुके हैं। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले वाली वीडियोस में जाए, शुरू से देखे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए बेसिक से। सबको बात क्लियर है? तो अगर ऐसे कितने वेज है कि इन टोटल एन एलिमेंट्स में से मैं आर एलिमेंट्स क्या करूँ? सेलेक्ट करूँ। तो इसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगी? कॉम्बिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मार्कर चेंज करके बोलती हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये इतने पोर्शन में आप सब देखो, तो ये फॉर्मूला क्या मुझे एनपीआर का दिख रहा है? एनपीआर का यही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही लिखते हैं एनपीआर को। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? एन सी आर इज इक्वल्स टू, इस जगह की जगह मैं क्या लिख दूंगी? एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा कि n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? NPR लिख सकती हूँ। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने बोला 11P2, मैंने बोला 11P2 की वैल्यू क्या होगी? तो हम सब ने सीखा है इसको 2 बार डिक्रीज कर दो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ हमने सीखी। और उसी जगह मैंने बोल दिया बताओ 11C2 की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें पता है कि NCR निकालना है, तो इस चीज़ को, हमारा कौन से वाले की बात कर रही हूँ मैं? जो ये चीज़ है NPR वाला, तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकती हूँ? तो सबसे पहले 11 को मैंने 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये स्टेप परफॉर्म हो गई, क्योंकि ये स्टेप किसका फॉर्मूला होता है? एनपीआर का। यस है, ये स्टेप किसका फॉर्मूला होता है? एनपीआर का। और मुझे पता है इस एनपीआर को मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगी जो मैंने फर्स्ट स्टेप में देखा, और नीचे क्या करना है? इसे डिवाइड में कर देना है मेरे को। आर फैक्टोरियल मतलब क्या कर दूंगी? 2 फैक्टोरियल कर दूंगी। तो मतलब क्या हो जाएगा? 110 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो 55 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो परम्यूटेशन को कैसे निकालती है तो हम सीख चुके हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन को कैसे निकालेंगे सबको बात क्लियर है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 21C2, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? 21 को 2 बार डिक्रीज करेंगे और फिर नीचे क्या लिख देंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 210। सबको क्लियर है कैसे हमने वैल्यूज निकाली? अब एक और चीज मैंने लिख दिया 31C29, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है मैं 31 को 29 टाइम्स डिक्रीज करके लिखूँ? नहीं,
तो ऐसा जब कुछ केस आता है तो हम क्या करते हैं, n में से r को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 31 को एज इट इज लिख दूंगी, और 31 में से 29 गए तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट को तो मैं लिख ही सकती हूँ 31 इंटू 30/2। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यूज में गैप बहुत ज़्यादा है तो उसको माइनस कर लो, माइनस करके आप उसको छोटा बना सकते हो, और छोटा बनाने के बाद आप सेम यही मेथड कर सकते हो जो हम इधर दिख रहे हैं। इतनी सबको बात क्लियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें 2 टर्म्स यूज़ होती है, एक होती है यूज़ एंड और एक होती है और। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और जो ज़्यादा यूज़ होती है। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में एंड लिखा है तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लाई, और जब भी क्वेश्चन में और लिखा आए तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस। तो ये सारे क्या थे, कॉन्सेप्ट्स थे। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। फॉर्मूला हमने देखा NCR = n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, और हमें पता है ये पूरा NPR का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह मैं NPR फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। मैंने देखा वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैंने देखा अगर कुछ बड़ा डिफरेंस आता है तो हम माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैंने देखा एंड आता है तो मल्टीप्लाई होता है, और आता है तो प्लस आता है। ये सिलेक्शन, ये कॉम्बिनेशन के क्या थे, कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। आइए समझते हैं क्या इस क्वेश्चन में लिखा है। इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women be made out of total 7 men and 3 women। क्या हुआ इसका मतलब, बोला गया है हमारे पास 7 पुरुष हैं, 3 महिला हैं, हम ऐसे कितने ग्रुप बना सकते हैं कि उस ग्रुप में 5 पुरुष होने चाहिए और 2 महिला होनी चाहिए। हमने देखा टोटल हमारे पास 7 मेंस हैं और टोटल हमारे पास 3 वुमेन्स हैं। हमें ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है कि मुझे 5 पुरुष मिले और 2 वुमेन्स मिली। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका हमें ग्रुप बनाना है उसके बीच में हमें देखना है कि एंड लिखा है या और लिखा है। हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, और हमें पता है एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इतनी बात सबको क्लियर है जो मैंने समझाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, 7 में से मुझे कितने मेंस चाहिए, 5 मेंस चाहिए, और 3 वुमेन्स में से मुझे कितनी वुमेन्स चाहिए, 2 वुमेन्स चाहिए। इसका मतलब 7 में से मैं कितने मेन सेलेक्ट करूंगी, 5 मेन सेलेक्ट करूंगी, और बीच में एंड लगा हुआ है तो मैं क्या लगाऊंगी, मल्टीप्लाई लगाऊंगी, और इधर 3 वुमेन्स में से मैं 2 वुमेन्स क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी। इतनी बात क्लियर है कि इसको एक और वे से समझो। यहाँ पर मेरे पास 7 पुरुष है, यहाँ पर मेरे पास 3 है, इसमें से मुझे 5 सेलेक्ट करना है, इसमें से मुझे 2 सेलेक्ट करना है, तो मैंने उसी को लिख दिया। सबको बात क्लियर है। और यही तो है, टोटल n एलिमेंट्स में से मुझे जितने r एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो उसी को हम NCR लिखते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, और एंड की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। सबको इतनी बात क्लियर है। इसको सॉल्व करना, मुझे एक बात बताओ, इस 7 को मैं 5 बार डिक्रीसिंग में लिखूंगी तो वो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो मैंने बताया जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको मैं क्या 7C2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 7 में से 5 को माइनस करके लिख सकती हूँ, और 3C2 तो खुद ही में ही छोटा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। 7 को क्या करो, 2 बार डिक्रीज करो, 7 × 6, और नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 ही होती है। मल्टीप्लाई बाय 3 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, और 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 ही होती है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसल, 7 3 = 21, और 21 × 3 कितना आ जाएगा, 63। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया, 63। सबको ये बात क्लियर है कैसे किया हमने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं। व्हाट आर द वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 7 पीपल कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे कितने वेज है कि हम 7 लोगों की क्या बनाएं, कमिटी बनाएं। कितने लोगों की कमिटी बनाएं, 7 लोगों की कमिटी बनाएं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज़। मेरे पास 5 बॉयज़ है और कितनी गर्ल्स है, 6 गर्ल्स है, और मुझे कितने लोगों की कमिटी बनानी है, 7 लोगों की कमिटी बनानी है, सच दैट कमिटी विल ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ बॉयज देन गर्ल्स। ध्यान रखें, इसमें अब कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दी, ध्यान से समझना। कमिटी ऐसी बननी चाहिए कि हमेशा उस कमिटी में लड़के क्या हो, लड़कियों से ज़्यादा हो।
टोटल लोग कमेटी में मेरे पास कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। लेकिन बस यही ध्यान रखना है हमें कि कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि लड़के हमेशा ज़्यादा हो। तो अब हम इसमें केसेस बनाते हैं। अभी कॉम्बिनेशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं एक नॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है, मेरे पास 6 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं, और मैं एक कंडीशन दे रही हूँ कि लड़के हमेशा लड़कियों से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपके मन में ऐसे जवाब आएगा, या तो मेरे पास एक भी लड़की नहीं हो और 7 के 7 लड़के हों, ये आपके पास आएगा। लेकिन क्या ये केस हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे पास लड़के तो 6 ही है, तो मैं 7वां लड़का लाऊंगी कहाँ से? तो ये केस तो मेरा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, सबको समझ में आया? ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई कर रही है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा है, लड़कियाँ 0 है, लड़के ज़्यादा है, लेकिन क्या लड़के 7 हैं मेरे पास? नहीं। तो ये केस मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं सोच रही हूँ एक लड़की ले लूँ और 6 लड़के ले लूँ, ये केस हो सकता है। दूसरा मैं ले सकती हूँ 2 लड़की ले लूँ और कितने लड़के ले लूँ, 5 ले लूँ। और तीसरा ये हो सकता है 3 लड़के ले लूँ, 3 लड़की ले लूँ, 4 लड़के ले लूँ। और चौथा केस ये हो सकता है 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़। लेकिन वापस बात, क्या बोला गया है कि बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? इधर आप देखोगे तो 5 नहीं आएगा, सॉरी 3, क्योंकि हमें 7 की चाहिए, तो 4 गर्ल्स। लेकिन कंडीशन दी हुई है कि बॉयज़ हमेशा गर्ल्स से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बॉयज़ क्या है, कम है गर्ल्स से, तो ये केस भी मेरा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके अगर मैं 5 और 2 लूँगी तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब मुझे इससे ये पता पड़ रहा है कि मेरे पास कितने केसेस हो रहे हैं, 3 केसेस हो रहे हैं। पहला वाला भी नहीं होगा और लास्ट वाले भी नहीं होंगे। ये 3 ही केसेस ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशंस को, कि 1 लड़की ले सकती हूँ, 6 लड़के ले सकती हूँ, 2 लड़की ले सकती हूँ, 5 लड़के ले सकती हूँ, 3 लड़की और 4 लड़के, सम इनका 7 आ रहा है। तो यही 3 पॉसिबल केसेस है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अगर मैं बात करूँ 6 है, तो ये जो मेरे पास बॉयज़ कितने हैं, 6 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 5 हैं। तो अब अगर मैं इधर देखती हूँ तो मैं 6 बॉयज़ में से कितने सेलेक्ट कर रही हूँ, 6 बॉयज़ सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसी के साथ 5 लड़कियों में से मैं 1 लड़की सेलेक्ट करूँ। तो एक केस तो मेरा ये हो सकता है, या फिर और क्या केस हो सकता है, मैं 6 लड़कों में से 5 लड़के सेलेक्ट कर रही हूँ, या फिर 5 लड़कियों में से मैं 2 लड़की सेलेक्ट कर रही हूँ। एक केस, दूसरा केस मेरा ये हो सकता है। और इसी में तीसरा केस मेरा हो सकता है कि मैं 6 में से 4 लड़के सेलेक्ट कर रही हूँ, या फिर 6 में से 4 लड़के सेलेक्ट कर रही हूँ और साथ ही में 5 लड़कियों में से मैं 3 लड़कियां सेलेक्ट कर रही हूँ। तो या तो ये केस बन सकता है, या तो ये केस बन सकता है, या तो ये केस बन सकता है। सबको क्लियर हुआ कि 0 लड़कियां क्यों नहीं ले सकती हूँ मैं, और आगे क्यों नहीं ले सकती हूँ? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन आए तो हम ऐसे ही करेंगे। इससे क्या होगा, चीज़ें गड़बड़ नहीं होगी। सबको क्लियर हो गया? अब सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। जब भी आपके पास NCR आए तो इसकी वैल्यू हमेशा N ही होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास, और कैसा है तो एक बार मैं समझा देती हूँ। 6C6, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6C1 लिख सकती हूँ माइनस करके, या 6C0 लिख सकती हूँ। तो 6C जब भी आपके पास लिखा आ जाए इसमें से, तो इसकी वैल्यू सबको निकालना मैंने सिखा दी है। सबको क्लियर है? 5C1, अब 5C1 को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मैंने बोल दिया 5C1 को सॉल्व करना है तो क्या करना है, 5 को एक बार डिक्रीज करके लिखो, नीचे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। सबको ये बात क्लियर है कैसे किया मैंने? तो बस कुछ नहीं करना है, इन सबको सॉल्व करना है। इन सबको हम इधर सॉल्व भी कर लेते हैं। ये केस बनाना सबको आ गया। ये क्वेश्चन में अभी मैं इसलिए इतने अच्छे समझा रही हूँ, टाइम टेकिंग ले रही हूँ, वरना एग्जाम में बहुत ईजिली कर सकते हो। 6C6 की बात करूंगी तो या तो मैं इसको 6 को क्या कर दूंगी, 6 बार डिक्रीज कर दूंगी, या फिर इसकी वैल्यू में डायरेक्ट 6 लिख दूंगी। यहाँ पे बात करूंगी तो इसके 6C6 की वैल्यू 1 होती है। जब भी मैं लिख रही हूँ NCN तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पे 6 आ गया, और मैंने अभी बताया NCR तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सबको क्लियर है? प्लस अब यहाँ पे लिखा है 6C5। ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए कि 6 को मैं 5 बार डिक्रीज कर दूं। तो इस 6C5 को मैं 6C1 लिख सकती हूँ, मैंने सबको बताया कैसे। और 6C1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 6 होगी। मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा मैंने 5C2, मतलब 5 को 2 बार मैंने डिक्रीज कर दिया और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी केस को सॉल्व करूंगी तो क्या 6 को 4 बार डिक्रीज करना हमारे लिए आसान होगा? नहीं। तो इस 6C4 को मैं क्या लिख सकती हूँ,
62 लिख सकती हूँ। तो इसको वापस से 2 बार डिक्रीज कर दिया, 6 × 5/2 फैक्टोरियल, और 5c3, तो 5c3 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 5c2 लिख सकती हूँ। मतलब यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगी, 5 × 4/2। इतनी सबको बात क्लियर है। 5 × 6 = 30, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 6 = 60, और यहाँ पर ये 2 × 3 हो गया, 2 × 2 हो गया, 5 × 5 = 25 × 6, तो कितना आ गया, 150। और इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सबको बात कर रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेशंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हमने केसेस बनाना सीख लिया तो हम ईजिली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सबको क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड ऑफ 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 वोवेल्स एट अ टाइम। ये क्वेश्चन आपको सुना सुना लग रहा होगा, बिकॉज परम्यूटेशन भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन परम्यूटेशन में हमें क्या दिया हुआ था, वर्ड देते थे, लेकिन इसमें वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन भी लगेगा प्लस कॉम्बिनेशन भी लगेगा, दोनों से होगा। क्यों? अब एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई वर्ड दिया होता तो मुझे क्या उसमें अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अल्फ़ाबेट मुझे सेलेक्ट करके दिए होते उस वर्ड में। अभी हमें वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो पहले वर्ड को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर सेलेक्ट करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन करेंगे। फिर उन वर्ड्स को जब मैं अरेंज कितने वे से करूंगी तो उसमें क्या लगाएंगे, हम परम्यूटेशन लगाएंगे। सबको बात क्लियर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है जो परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों को मिलके करा जा रहा है। देखते हैं कैसे। अब उसने बोला 5 शब्द का बनाना है, 1 2 3 4 5, और कंडीशन दी है कि एक बार जब शब्द बनता है तो 2 वोवेल्स तो आनी चाहिए। सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। सबको ये चीज़ पता है। और उसी में अगर मैं पूछ लूँ मेरे पास वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। और अगर 26 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, मतलब 21 मेरे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब देखते हैं सेलेक्ट। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्यों करेंगे? तभी तो हमें वर्ड मिलेगा, और जब वर्ड मिल जाएगा तो हम अरेंज कर देंगे, मतलब परम्यूटेशन कर देंगे। मुझे बोला गया 2 वोवेल्स आने चाहिए। मैं देखती हूँ मेरे पास जो टोटल वोवेल्स है वो कितने हैं, 5 है। या इसको मैं मार्कर चेंज करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मेरे पास जो टोटल वोवेल्स है 5 है, और 5 में से 2 वोवेल्स मुझे लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 2 वोवेल्स तो आनी चाहिए। साथ में और क्या आना चाहिए? अगर 2 वोवेल्स है, उसने बोला है कि 2 वोवेल्स एट ए टाइम आएंगे, बाकी क्या होंगे, सारे कॉन्सोनेंट। मतलब 21 कॉन्सोनेंट में से मैं 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करूंगी। टोटल मुझे कितने चाहिए थे, 5। और ध्यान रखो नीचे वालों को जब ऐड करोगे तो वो आपके जितने चाहिए उसके बराबर आना चाहिए। तो ये मेरी कंडीशन बन गई। तो मुझे मिल गया शब्द, ऐसा शब्द जिसमें 2 वोवेल्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स है। तो मुझे वर्ड मिल गया 5 लेटर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई से भी 2 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो इन 5 को मेरे को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। और हमें पता है कि शब्द को अरेंज करना है तो हम कितने वेज से अरेंज करेंगे उसको, 5 फैक्टोरियल से। क्यों 5 फैक्टोरियल से? क्योंकि 5 शब्द है। आया सबको क्लियर? तो यही हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 5 को 2 बार डिक्रीजिंग में कर दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटू 21 को 3 बार, 21 इंटू 20 इंटू 19, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 120। यही होती है ना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 125 या 120। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 20, 20 3 60, 60 to 120, सही लिखा है। कितनी होती है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 120। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो ना, मेरे पास आंसर है तो मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 159600। आप सब इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सबको इतनी बात क्लियर है कैसे करा हमने? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये परम्यूटेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस ये था वर्ड नहीं दिया है। और जब आपको दिख जाए कि शब्द नहीं दिया है हमें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन लगाना है और फिर परम्यूटेशन लगाना है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हैंडशेक पे बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली छोटे मोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते ही है सेम टू सेम। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इन अ पार्टी 12 पीपल्स आर फ्रॉम सेम सिटी। एक पार्टी हो रही है और एक ही सिटी से, एक ही शहर से 12 लोग हैं। वैसे इस सिटी, सेम सिटी का हमें कोई रोल नहीं है, सेम हो या डिफरेंट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाउ मेनी हैंडशेक्स कैन बी डन अमंग दिस 12 पीपल्स। अब बोला क्या गया है, एक पार्टी है, उस पार्टी में टोटल कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी से हाथ मिलाते हो या आप जब हाथ मिलाते हो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इन 2 लोगों में हमें 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है, 2 हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक अपना और एक सामने वाले का। इसका मतलब 2 हाथ या 2 लोग को मिला के ही हम क्या कर सकते हैं, एक बार हैंडशेक कर सकते हैं। सबको पता है। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 12 लोग हैं और 2 लोगों से मिलके एक हैंडशेक होगा। हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सी चीज़ है। 12 को 2 बार लिख दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 66 हमारा आंसर हो गया। सबको ये बात क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, हैंडशेक के क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है, जब भी ऐसा होता है तब। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ कि कितनी स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉन कर सकते हैं फ्रॉम 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोला गया है, हमारे पास 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं, 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी का मैं यहाँ बी पार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड व्हाट आर नॉन कोलिनियर। 2 पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं तो इसे हम लीनियर बोलते हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ये सबको बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इससे हम कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से ही मिलके बनती है। क्या कभी भी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बन सकती है, नहीं, 2 पॉइंट से मिलके ही क्या बनती है, स्ट्रेट लाइंस बनती है। और हमें 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और उसमें से हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी है, और हमें पता है स्ट्रेट लाइंस के लिए हमें कितनी पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। वही चीज़ हमने कर दी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 × 14/2 कैंसिल हो गया, 105 इसका क्या हो गया आंसर। सबको ये बात क्लियर है कैसे किया। तो इसी में बी पॉइंट ये डाल के रखना कि हम 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितनी हम लाइंस बना सकते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने आप सबको बता दिया, और स्ट्रेट लाइंस 2 पॉइंट से मिलकर ही बनती, कभी भी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। सबको क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देयर आर 4 ब्लैक 5 रेड 6 ग्रीन बॉल्स। हालांकि ये जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं हम प्रोबेबिलिटी में काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो देयर आर 4 ब्लैक 5 रेड 6 ग्रीन बॉल्स। हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है, 6 ग्रीन बॉल्स है। वी हैव टू सेलेक्ट 3 बॉल्स। इनमें से हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, और उन तीनों बॉल्स को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 4 केसेस दिए हुए हैं। तो पहले हम इन दोनों केस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस दिया हुआ है कि जो सारी बॉल्स है तीनों की तीनों वो अलग अलग कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 4 ब्लैक बॉल्स है तो उसमें से 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, साथ ही साथ 5 रेड बॉल्स है तो उसमें से 1 रेड बॉल यहाँ कर लेंगे सेलेक्ट, और 6 ग्रीन बॉल है तो 6 में से हम 1 तीनों के नीचे वालों का सम 3 आ गया। जो हमें चाहिए होता है वो नीचे वालों को ऐड करके आ जाना चाहिए। ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो बोला गया सारी डिफरेंट कलर की चाहिए, तो मैंने 1 ब्लैक में से सेलेक्ट कर लिए, 1 रेड में से कर लिए, ग्रीन में से सेलेक्ट कर लिए। हो गया ये चीज़ का, हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है 4 × 5 × 6, 5 6 30, 30 × 4 120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120। सबको ये बात क्लियर है। उसी में बी में बोला गया है कि ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अभी बोला गया था कि सारी बॉल्स अलग अलग कलर की होनी चाहिए थी, तो हमने कर लिया, लेकिन अब बोला गया है तीनों के तीनों बॉल्स एक ही कलर होनी चाहिए। तो या तो तीनों बॉल्स ब्लैक होगी, या तो तीनों बॉल्स रेड होगी, या तो तीनों बॉल्स ग्रीन होगी। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, और की। या और का मतलब क्या होता है, या तो ये होगा, या तो ये, या तो ये। और का मतलब कर रहे हैं तो हम हालांकि इसमें क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो या तो मैं ऐसा करूंगी कि 4 में से तीनों की तीनों काली ही बॉल्स होगी, या फिर ऐसा केस हो सकता है
कि 5 में से तीनों की तीनों रेड बॉल्स भी होगी, या फिर ये केस हो सकता है कि 6 में से तीनों की तीनों ग्रीन बॉल्स होगी। तो या तो ये केस हो सकता है या ये। जब या वाली बात आती तो हम और यूज़ करते हैं, और के लिए हमने क्या लगाया ऐड। इसी को सॉल्व कर दो। 4c3 को मैं 4c1 लिख सकती हूँ, 5c3 को मैं 5c2 लिख सकती हूँ, 6c3 को तो 6c3 ही रहने दो। 4c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 4/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4/6 हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा 4 + 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 34। सबको इतनी बात क्लियर है हमने कैसे किया दोनों केसेस। अब इसी में देखते हैं हम केस नंबर सी एंड केस नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ही सी और डी पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं नो बॉल इज रेड वाला केस। डी पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं नो बॉल इज रेड, मतलब कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। जो हम तीनों की तीनों बॉल सेलेक्ट करें इसमें से एक भी बॉल्स रेड नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बात करती हूँ, मेरे पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 मेरे पास रेड है और 6 ग्रीन है। कैसे हम नो वाला केस सॉल्व करेंगे? हमें बोला गया है एक भी रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब इस रेड वालों को हटा दो, क्योंकि हमें रेड चाहिए ही नहीं तो हम रेड वाले को ले ही क्यों। बात क्लियर है? नो बॉल इज रेड, एक भी बॉल रेड नहीं चाहिए तो रेड वाले को हटा देते हैं। तो फिर हमारे पास कितनी बॉल्स बचती हैं 10 बॉल्स बचती है, और हमें कितनी बॉल्स चाहिए 3 बॉल्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10c3। 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। सबको बात क्लियर है? तो जब भी नो का केस आता है तो हम उस चीज़ को रिमूव ही कर दो और बाकियों में से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल तो रेड होनी ही चाहिए। कैसे करेंगे? मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख लिया रेड, यहाँ पे मैंने लिख लिया ब्लैक, यहाँ पे लिख लिया मैंने रेड और यहाँ पे लिख लिया ग्रीन। मेरे को पता है मेरे पास 4 ब्लैक बॉल्स है, रेड 5 है और ग्रीन 6 है। अब बात ये आती है मेरे को टोटल जो बॉल्स है वो कितनी चाहिए 3 चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि 3 बॉल्स मुझे चाहिए और रेड तो एक होनी ही चाहिए। इसका मतलब पहला केस ये बन सकता है कि मेरे पास रेड की क्या हो 1 बॉल हो, ग्रीन की 1 बॉल हो और ब्लू की 1 बॉल हो। एक केस ऐसा बन सकता है। दूसरा केस मेरे पास ये बन सकता है कि रेड की तो 1 बॉल होगी या तो ग्रीन की 2 बॉल्स हो। तीसरा केस ये बन सकता है कि रेड की 1 बॉल हो और ब्लू की 2 बॉल्स हो। फिर क्या केस बन सकते हैं? रेड की 2 बॉल हो और इधर 1 बॉल हो। बात क्लियर है? या फिर कैसा केस हो सकता है रेड की 2 हो ब्लू की 1 हो, और एक केस मेरा ये भी बन सकता है तीनों के तीनों रेड बॉल्स हो और ग्रीन और ब्लू की नहीं हो। मतलब मेरे पास ये सारे केसेस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या एग्जाम में हम इतना ध्यान रख सकते हैं केसेस निकाला? नहीं कर सकते। केसेस तो हमने बना लिए, बना भी सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि जो मेरे पास टोटल बॉल्स आएगी उसमें से कुछ बॉल्स ऐसी होगी जिसमें रेड नहीं होगा, कुछ बॉल्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 1 रेड होगा, कुछ बॉल का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 2 बॉल रेड की होगी, और कुछ का कॉम्बिनेशन होगा 3 बॉल्स रेड की होगी। सबको ये बात क्लियर है? तो अगर मुझे इसमें से निकालना है तो मैं टोटल में से जो नॉट रेड बॉल्स है उनको माइनस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही हिस्सा नहीं चाहिए, इसका तो चाहिए। तो मतलब इस चीज़ को मैं इधर ले आती हूँ तो मेरे पास इन सब का निकल जाएगा, और टोटल बॉल्स अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितनी है 15, और इस 15 में से मुझे कितनी बॉल्स का सेलेक्ट करना है 3 बॉल्स सेलेक्ट करना है। सबको ये बात क्लियर है? और उसके बाद जो नॉट रेड है वो 10 है और उसमें से 3 सेलेक्ट करना, और 3 तो मुझे सेलेक्ट करना ही है। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लूँगी, 15 इंटू 14/13/3 आ जाएगा, -3 फैक्टोरियल 6 आएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8/6 आ जाएगा। इसको कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज।
सबको इतनी बात क्लियर है कैसे किया? तो केसेस ना बनाने के चक्कर में इसको इजी करने के लिए हमने ये देखा कि टोटल जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे उसमें से कुछ रेड होंगे, किसी में एक रेड होगी, 2 होगी, 3 होगी, किसी में कुछ नहीं होगी। और हमें बोला है कि एटलीस्ट 1 बॉल रेड होनी चाहिए, मतलब ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया। तो टोटल में से इसको माइनस कर लिया तो ये सारा आ गया, तो इससे ईजिली हमारा आंसर आ गया। सबको बात क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स थे और क्वेश्चंस थे। हमने इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम यही सब चीज़ें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करें। अब हम प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना, अगर एक भी चीज़ स्किप होती है तो हमें समझ में नहीं आएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।